नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इकोसिस्टम की, जिस इकोसिस्टम की चर्चा लगातार 2014 के बाद से ही चलती आ रही है। अक्सर हमने सुना है, सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारा ही होगा। मैं उसी सिस्टम की बात कर रहा हूं और इस सिस्टम की जड़ें जो है वो इतनी गहरी हो चुकी है कि एक नई नस्ल जो है वो इसी सिस्टम के तहत तैयार की जाती है और लगातार जो आने वाली जो नस्लें हैं, जिसको हम कहें कि शिक्षा या एक विद्यार्थी, उसको जिस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है और आगे चलकर वो उसी विचारधारा से आगे बढ़ता है। तो इस वक्त एक उम्मीद थी कि यह सिस्टम, इकोसिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो टूट रहा है और उसका जो है वो एक झलक दिखाई भी दी। जिस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव हो, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के चुनाव हो, पंजाबी यूनिवर्सिटी के चुनाव हो या फिर और भी कई यूनिवर्सिटीज के चुनाव, जिसमें लेफ्ट विचारधारा जो है वो हारी और उसके मुकाबले एबीवीपी ने जीत हासिल की। तो फिर जब हम सिस्टम की बात करते हैं कि आखिर सिस्टम, तो एक सिस्टम था जब यूनिवर्सिटी कैंपस में, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज में नारे लगते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। इस तरीके के जो है वो नारे लगाए जाते थे। तो फिर सिस्टम के आप देखिए, जैसे ही एबीवीपी की जीत हुई तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बाहर वहां के छात्रों ने जो नारे लगाए, वो नारे थे कि हमने दे दी, हमने आजादी, ठोक के दी हमने आजादी, आतंकवादियों को भी दे दी, याकूब मेमन को भी दे दी, अफजल गुरु को भी दे दी, नक्सलियों को भी दे दी और आतंकवादियों को भी दे दी। यह है मूल जिसकी हम बात कर रहे हैं, विचारों का फर्क। और उसका असर इतना ही नहीं, उसका असर आगे भी जो है वो हमें देखने को मिला। जिस तरीके से, क्योंकि जब भी हम आरएसएस जैसे किसी संगठन की बात करते हैं और वो जिस तरीके से प्रेयर करता है, नमस्ते सदा वात्सल्य, आपको पता है मातृभूमि, तो वो भारत भूमि की जिस तरीके से प्रार्थना करता है, तो उन यूनिवर्सिटीज के कैंपस में इस तरीके की प्रार्थना सभाएं होना शुरू हो गई। तो लगा कि लेफ्ट का जो है वो सिस्टम, इकोसिस्टम जो है वो टूट रहा है। और जब से ये नमस्ते सदा वात्सल्य मातृभूमि, जब से ये चलने लगा, अभी ये ज्यादा कोई पुरानी बात नहीं है, तो कई बुद्धिजीवियों के जो है वो पेट में गुड़गुड़ होने लगी, दर्द होने लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो सबकी नजर बनी हुई थी जेएनयू के ऊपर। तो जेएनयू के छात्र संघ इकाई के जो चुनाव हुए, उनके परिणाम आए और वो परिणाम ये कहता है कि एक बार फिर लेफ्ट विचारधारा ने, लेफ्ट ने जो है वो उस पर कब्जा कर लिया। तो लेफ्ट पे अगर हम देखते हैं तो अध्यक्ष पद के लिए आदित्य मिश्रा, उपाध्यक्ष के लिए के गोपिका, इसके लिए महासचिव सुनील यादव और संयुक्त सचिव दानिश अली, इन लोगों ने जीत, या हम कहें तो जो महत्वपूर्ण ये पद हुआ करते थे, उन सबके ऊपर लेफ्ट का कब्जा हो गया। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में, मतलब एक साल तक, लेफ्ट का दबदबा जो है वो उस विचारधारा का दबदबा देखने को मिलेगा। अब इससे जो है वो नुकसान क्या है, हम थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं कि ये विचारधारा काम कैसे करती है। क्योंकि यही छात्र जो है वो कल को आगे जाकर कुछ राजनेता बनेंगे, कुछ जज बनेंगे, कुछ दूसरे लेवल के, दूसरे तबके के अधिकारी बनेंगे। तो जब ये ऐसे पदों पर जाएंगे, संवैधानिक पदों पर, तो फिर ये लेफ्ट का जो एजेंडा है उसी को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। आप इनसे जो है वो उम्मीद नहीं कर सकते। और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार इसका जिक्र भी किया था, अर्बन नक्सल। तो अर्बन नक्सल होता क्या है? अर्बन नक्सल एक ऐसा ग्रुप बुद्धिजीवी लोगों का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाते जिस तरीके से भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं और बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको अर्बन नक्सल कहा जाता है। और विदेशी एजेंडा कैसे चलाया जाता है? इन लोगों को पुरस्कार दिए जाते हैं। जो भारत विरोधी एजेंडा आगे बढ़ाते हैं, ऐसे लोगों को बहुत बड़े बड़े जो है वो आपने पढ़ा होगा, मैग्सेसे अवार्ड, ऐसे अवार्ड दिए जाते हैं। और ये अवार्ड इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि
जब भी इनके कोई खिलाफ बोलेगा तो आपके दिमाग में एक विचार आएगा कि नहीं, ये तो जो है वो अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है, तो इसको बहुत बड़ा नॉलेज होगा। और जब मैं ये कह रहा हूं तो क्यों कह रहा हूं, आप देखिए अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय ने जब 2010 में जेएनयू कैंपस में, और ये लेफ्ट विचारधारा जब इकोसिस्टम जीत गया, मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अब ये इकोसिस्टम क्या करेगा, एक साल तक ऐसे लोगों को लेक्चर के लिए बुलाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में लेक्चर होते हैं जो भारतीय सभ्यता, संस्कृति आदि इन चीजों को जो है वो आगे बढ़ाने का। तो लेकिन अब जब लेफ्ट विचारधारा वाले लोग जीते हैं तो ये वही उन्हीं लोगों को इस कैंपस में बुलाएंगे जो भारत के टुकड़े की या भारत में जो है वो अलगाववादी सोच को बढ़ावा देते हैं। और अक्सर हमने देखा है इस लिस्ट में बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोगों में आपने देखा अरुंधति रॉय, तीस्ता सीतलवाड़, सौरा भास्कर, दीपिका पादुकोण, और ये लोग जो है वो उनको भारत के लोगों को, या हम कहें कि आपने देखा होगा सीए एनआरसी, तो इनके स्टेटमेंट क्या थे। तो एक बार नहीं, कई मौकों पर ये इस तरीके के बयान दे चुके हैं। और जब हम अरुंधति राय की बात करते हैं तो याद करिए 2010 यूपीए 2 के समय जेएनयू में एक जो है वो सेमिनार आयोजन किया गया, और उसमें अरुंधति राय ने जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है इस तरीके का स्टेटमेंट दिया। इस कैंपस में बहुत जो है वो लोगों ने तालियां बजाई। अब आप सोचकर देखिए कि सोच क्या है। और फिर उसके बाद में जब इनके ऊपर त्वरित कार्रवाई की बात आई 2018 के आसपास, दिल्ली सरकार में एलजी की तरफ से जो है वो इसकी परमिशन दी गई, तो फिर कुछ लोगों को जो बुद्धि अपने आप को जो है वो बुद्धिजीवी कहते हैं, हालांकि वो बुद्धिजीवी नहीं है, वो अर्बन नक्सल की श्रेणी में आते हैं, इसी सिस्टम का हिस्सा है। और वो है रोमिला थापर, आपको पता ही होगा, और उसके किस तरीके की गतिविधियां हैं। योगेंद्र यादव जो अपने आप को सेफोलॉजिस्ट कहता है, जो अपने आप को किसान कहता है, जो अपने आप को बुद्धिजीवी भी कहता है, डॉक्टर भी कहता है, इंजीनियर भी कहता है, वह व्यक्ति। और फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी बात थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उसने भी जो है वो उसकी कड़ी निंदा की, विरोध किया। और ये तो अभी मुझे लगता है कि ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2024 की ही बात है। और हैरानी तब होगी जब कुछ बुद्धिजीवी लोग ये कहते हैं कि किसान आंदोलन जो थे, कृषि के जो 3 सुधार जो अधिनियम में जो कानून बनाए गए थे वो काले कानून थे। और फिर आपने इसका दूसरा पक्ष भी सुना कि किस तरीके से इसमें विदेशी फंडिंग पर यह पल रहा था और बढ़ रहा था। तो उसकी एक वानगी देखने को मिलेगी कि संयुक्त किसान मोर्चा, जिसका दूर दूर तक अरुंधति रॉय से कोई लिंक नहीं है, तो आखिर संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो अरुंधति रॉय को बचाने के लिए कैसे पहुंच गया। आखिर उसने जो है वो दिल्ली सरकार को पत्र किस जिसको हम कहें कि हैसियत से या किस एवज में लिखा। वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था, और अरुंधति राय जो जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग ही नहीं मानती, तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसान आंदोलन क्या था और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये विचारधारा क्या करती है। तो ये विचारधारा जो है वो जोड़ने के बजाय सिर्फ और सिर्फ तोड़ने का काम करती है। तो आपने देखा जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी में, और जयराम रमेश लेफ्ट विचारधारा से आते हैं, तो कन्हैया कुमार जो लेफ्ट में गए, बेगूसराय से चुनाव हार गए, तो उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने उनको अपने साथ ले लिया, और लेने वाले कौन थे, जयराम रमेश। तो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कदम मिलाते हुए नजर आए। तो अब आप सोचकर देखिए कि राहुल गांधी इस वक्त भारत को जोड़ने की बात कर रहा है या भारत को तोड़ने की बात कर रहा है। इस वक्त राहुल गांधी की जो विचारधारा है वो सिर्फ और सिर्फ इसी आधार पर है कि किसी भी तरीके से भारतीय संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जाए। वो लगातार जेएनजी की बात कर रहे हैं, लगातार जेएनजी को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जो सभ्यता और संस्कृति जो है वो अभी इस तरीके की घटना की इजाजत नहीं देती। इसलिए राहुल गांधी जो है वो पीछे, या हम कहें कि बहुत पीछे रह जाते हैं। वरना उनका प्रयास यह है कि किसी भी तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम किया जाए, तख्ता पलट हो तो शायद उनको कुर्सी मिल जाए। तो ये लेफ्ट की विचारधारा, ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा कहिए, या फिर आप जो है वो इसको इकोसिस्टम कहिए। और इसी इकोसिस्टम की एक दूसरी वानगी अगर आपको देखने को मिलेगी, तीस्ता सीतलवाड़। तीस्ता सीतलवाड़ जो किस तरीके से चाइना के एजेंडे पे काम करती थी, वो अरुणाचल प्रदेश को जो है वो भारत का हिस्सा मानने को तैयार ही नहीं है।
और जिस तरीके से एक विवादित नक्शा जो है वो भारत का दिखाया गया तीस्ता सीतलवाड़ की तरफ, तो इनको पता है कि जब इनको कोई इनके ऊपर कानूनी प्रक्रिया होगी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए जज है वो किस विचारधारा से आते हैं, यह बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसी विचारधारा ने, क्योंकि वो तैयार बैठी है कि अगर ऐसा कोई मसला होगा तो वो तुरंत जमानत देंगे, तो आधी रात को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत दे दी जाती है। यह है इकोसिस्टम। और इस इकोसिस्टम के सामने केंद्र जैसी सरकार, इतनी मजबूत सरकार जो है वो भी विवश नजर आती है। तो एक बार फिर जो है वो लेफ्ट की विचारधारा, और लेफ्ट की विचारधारा का और अगर आपको देखना है कि आखिर ये विचारधारा क्या है, तो ये वही विचारधारा है जो जब चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण किया तो उन सैनिकों का स्वागत करने के लिए तैयार बैठे थे, ये थी लेफ्ट पार्टियां। 1967 में पश्चिमी बंगाल के नक्सलबाड़ी से जो एक किसान आंदोलन शुरू हुआ, जिसको हाईजैक किया गया और धीरे धीरे जो है वो उसको सशस्त्र विद्रोह में कन्वर्ट करके इसी विचारधारा ने देश के 200 जिलों को लाल आतंक की जो है वो आग में झोंक दिया। नतीजा क्या हुआ, ये लोग जो है वो जब मर्जी गांवों के गांव लूटने लगे, थानों पर हमला करने लगे और अपने ही जवानों की हत्या करने लगे। और आज जब इनका सफाया हो रहा है तो फिर ऐसे लोगों को दर्द होता है। तो फिर आप ये भी सोचकर देखिए कि भारत के अभी उपराष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव हुए थे जगदीप धनखड़ के बाद में, तो आप एक तरफ सीपी राधाकृष्णन और दूसरी तरफ कौन थे, तो दूसरी तरफ जो सुदर्शन रेड्डी थे, फिर वो उसी विचारधारा से आते हैं, क्योंकि वो उस वक्त जो है वो उस संवैधानिक संस्था में एक संवैधानिक पद पर, उच्च पद पर काबिज थे। तो उन्होंने जो है वो सलवा जुडूम को बैन कर दिया। अब सलवा जुडूम क्या था, सलवा जुडूम ये था कि ये जो लाल आतंकी जो लोग हैं, नक्सलवादी लोग हैं, उनको उनसे अपनी सुरक्षा के, अपने गांव की सुरक्षा के लिए हर गांव से कुछ ऐसे लड़के जो है वो तैयार किए जाएंगे जिनको हथियारों की ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको हथियार दिए जाएंगे जो इनसे लड़ सके। तो सुदर्शन रेड्डी जो उसी विचारधारा से आते थे, उन्होंने एक फैसला दिया, सलवा जुडूम को जो है वो 2010 में बंद किया और फिर इन्हीं नक्सलियों ने लगभग 35 के आसपास उन सलवा जुडूम के जो लड़के थे उनको पकड़ पकड़ कर उनका गला रेत दिया। तो इसलिए ये जब तक इकोसिस्टम नहीं टूटेगा, प्रयास चल रहा है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि इसकी लड़ाई जो है वो बहुत लंबी है। और जब तक इस इकोसिस्टम को, जिसको हम कहें कि पूर्णतया ये साफ नहीं होगा, तब तक सोच जो है उसको हम बदल नहीं सकते। और जब तक हम सोच को बदल नहीं सकते तब तक जो है वो हम किसी भी अच्छी चीज की उम्मीद जो है वो फिलहाल तो नहीं कर सकते। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।